Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about different growth models. So mainly, the growth of population shows specific and predictable pattern with time. And along with the growth of the population, there are many factors which affect the growth of population. हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फूड है, सेकंड प्लेस फॉर देयर सर्वाइवल, देन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी सनलाइट जो है वो मेजर फैक्टर है जो उनकी पॉपुलेशन पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस हैबिटेट में सारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो उसे कंट्रोल करते हैं या फिर उसे अफेक्ट करते हैं। मेनली अगर हम कोई भी हैबिटेट की बात करें तो उसमें ग्रोथ जो है वो दो तरह की हो सकती है। पहली है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड सेकंड इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर by taking exponential growth model. The exponential growth is a pattern of data that shows greater increase with passing time and creating a curve of an exponential function. In this diagram, you can see that when we put population versus time, then the size of population in इंक्रीजिंग अलॉन्ग विद दी टाइम। जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यानी कि टाइम और पॉपुलेशन की साइज़ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन की साइज़ जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इफ़ वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ माइस, सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट में 2 माइस ले रहे हैं और पर ईयर ये 2 माइस जो हैं वो रिप्रोड्यूस होने के बाद 4 माइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन वी हैव 4 माइस इन सेकेंड ईयर, देन 16 माइस इन थर्ड ईयर एंड 256 इन फोर्थ ईयर and so on. So per year the population is growing to the power of 2. So the increase of the number with increase in the time indicates the exponential growth. And this exponential growth can only occur if all the sources are present in अनलिमिटेड अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड जो है वो अगर अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस हैबिटेट में जितनी भी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करेगी और उस फूड की वजह से उस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि उनकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि फूड है, प्लेस है, न्यूट्रिएंट्स है, वो उन्हें अनलिमिटेड अमाउंट में मिल रहे हैं। तो उनकी ग्रोथ और सेकंड प्रोसेस रिप्रोडक्शन वो अच्छी तरह से होगी और उसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सो इफ़ द सोर्सेस आर अनलिमिटेड then population grows in an exponential geometric fashion that we have seen in previous slide, that J-shaped curve, which is also called exponential curve. So if in a population birth rate represented as B symbol and death rate is represented as D, then increase or decrease of the population size can be calculated by equation dn by dt,
that is increase or decrease in the size of population at particular time is equal to b minus d into n. And here we are taking r for b minus d. So overall equation we have dn by dt is equal to Rn. So here n is the size of population and r is intrinsic rate of natural increase. That means how quickly the population grows per individual that are already present in population. अब आर क्या है उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लें तो सपोज एक हैबिटेट में हम दो पॉपुलेशन एज्यूम कर रहे हैं. उसमें स्टार्टिंग में दोनों पॉपुलेशन जो है उसमें जो इंडिविजुअल है उनके नंबर 30-30 इक्वल है. और अगर हम आफ्टर 1 ईयर की बात करें तो जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो अराउंड 900 है. और जो सेकंड पॉपुलेशन है उसकी आफ्टर 1 ईयर इंडिविजुअल कैलकुलेशन जो है वो है हमारे पास 550. देन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज हायर इन द फर्स्ट पॉपुलेशन कंपेयर टू दी सेकंड पॉपुलेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो फर्स्ट नंबर की पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो रही है कंपेयर टू सेकंड पॉपुलेशन. So the value of R for the first population will be higher. Here are some values of R for different organisms. For Norway red, the value of R is 0.015. It's important for the MCQs in your exam. In 1981, the value of R for human population in India was 0.12. और अगर हम 2016 की बात करें तो इंडिया की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जो आर वैल्यू है तो वो है 1.019. दैट मीन्स फ्रॉम 1981 टू 2016 आर की वैल्यू जो है वो 0.12 से 1.019 तक इंक्रीज हुई है. और हमने जो लास्ट इक्वेशन की बात की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए अब हम उसका इंटीग्रल फॉर्म ले दो एन टी इज इक्वल टू एन ज़ीरो ई रेज टू आर टी. हियर द एन टी इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी. दैट इज द टाइम where we are calculating the density of population. N0 is population density at time 0 and this is the time जब हमने डेंसिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट की थी तब की डेंसिटी. R is intrinsic rate of natural increase यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी अकॉर्डिंग और कितने नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं उस पॉपुलेशन में. देन ई इज़ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम्स एंड द वैल्यू ऑफ ई इज़ 2.17828. If the resources are unlimited, then any species can grow very well and their growth can reach an enormous population density within a short time. And this population growth size doesn't matter. For example, you are taking a single cell organism, for example single cell algae, and you are providing it unlimited nutrients. Then it will start reproducing and it will generate an enormous density of its population. Likewise, if you are providing unlimited sources to elephant, then
it will also reach to enormous population density within a short time. So in this world, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अनलिमिटेड अमाउंट में उसकी जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है वो आप उसे सप्लाई कर रहे हो, तो उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो शॉर्ट टाइम में ही हायर डेंसिटी तक पहुंच सकती है. एंड योर बुक we are taking one example to understand the exponential growth. If you are starting an experiment by taking 1000 bacteria in a flask, and this flask has unlimited supply of nutrients, because nutrients जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. न्यूट्रिएंट की एब्सेंस में बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं हो सकते. तो अगर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ चाहिए तो उन बैक्टीरिया को आपको उसके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई करने होते हैं. तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में 1000 नंबर ऑफ बैक्टीरियाज ले रहे हो और उन्हें न्यूट्रिएंट्स जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट में सप्लाई कर रहे हो. देन आफ्टर 1 hour each bacterium will divide, because you are giving them a good amount of nutrients which is required for their growth. And as bacteria is single cell organism, then the cell division and the reproduction both are equal to organism, because by cell division 2 cells are generated and this both cell will be separate from each other and each will act as new one. So after 1 year each bacteria will divide and this will result in 2000 number of bacteria. Then after 2 hours this 2000 bacteria will multiply and they will produce 4000 bacteria. After 3 hours this 4000 bacteria will divide and that will produce 18,000. And likewise, if you are providing unlimited sources of nutrient, this bacteria will continuously reproduce or multiply and they will generate a huge amount of bacteria within a short time. लेकिन ये ग्रोथ पैटर्न तभी हो सकती है जब आप उसे उसके जो सोर्सेस है वो आप अनलिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड कर, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किंग एंड मिनिस्टर का. द किंग एंड मिनिस्टर सेट फॉर ए चेस गेम and the minister said that if he won then he want only some wheat grains, and the quantity of the wheat grains is calculated by placing on the chessboard on which they are playing chess. That is, in square 1 there will be 1 grain, in second square there will be 2, in third square 4 grain, in fourth square there will be 8 grain and so on. अब मिनिस्टर ने एक शर्त यहाँ पे रखी थी, अगर वो मिनिस्टर जीतता है तो उसे वीट के ग्रेन्स चाहिए. सो उसे कितने ग्रेन्स चाहिए, तो जितने चेस बोर्ड हैं, जैसे कि फर्स्ट में 1 ग्रेन, देन सेकंड में उसके डबल यानी कि 2, थर्ड में उसके डबल यानी 4, फोर्थ में उसके डबल यानी 16, देन इन नेक्स्ट 64 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे लकीली मिनिस्टर जो है वो चेस की जो गेम है वो जीत जाता है. तो यहाँ पे जैसे ही किंग ने ये पूरी कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया तो उसे कुछ ही समय में पता चल गया कि यहाँ पे नंबर जो है वो
डबल करता जा रहा है। तो जो चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर है, तो वहाँ पे जो लास्ट नंबर 64 है, तब तक वो पहुँचेगा, तब तक उसके राज भंडार में जितने भी व्हीट ग्रेन्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था, इंक्रीज इन द पावर ऑफ 2, तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हुआ है। यहाँ पे भी ग्रेन के नंबर्स जो है वो इनटू द पावर 2 इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप अज्यूम कर सकते हैं जब वो 64 नंबर के स्क्वायर पे आएगा तब उसे टोटल कितने व्हीट ग्रेन्स मिलेंगे। So it shows that if the sources are unlimited, then each organism will grow along with the time and its population density will be enormously increase. तो ये हमने बात की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की। अब हमें पता है कि नेचर में सारे सोर्सेज जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। कोई भी सोर्स जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि फूड है तो उसकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है। प्लेसेस जो है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सकते हैं तो वो भी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे हर एक सोर्स जो है वो लिमिटेड है। सो अगर लिमिटेड अमाउंट में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसे हम बोल रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। इन नेचर ऑल दी सोर्सेस आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज not happen in every cases because of the limitation of sources. And if particular source is present in limited amount and the utilizer for that sources are present in very large amount, जैसे कि आपके पास कोई एक सबस्ट्रेट है और उसे कंज्यूम करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो उस सोर्स को लेने के लिए खुद में एक कंपटीशन करेंगे और उस कंपटीशन की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म को लॉस होगा और कुछ ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन हो रही है तो उस सारे ऑर्गेनिज्म में जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि जो अच्छे से ग्रो कर पाएगा उस सोर्स को यूटिलाइज करके, तो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी और उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी तो वो रिप्रोडक्शन भी इजीली कर पाएगा। तो यहाँ पे जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो और रिप्रोड्यूस होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नॉट वेरी सस्टेनेबल स्टेट ऑफ अफेयर since it depends on infinite amounts of resources which tend not to exist in the real world. अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो अगर हम फूड की बात करें तो जो अर्थ है वहाँ पे फूड जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। रहने के लिए जितने भी प्लेसेस है वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ग्रोथ जो है अगर सारे सोर्सेस ही लिमिटेड हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। When the number of individual gets large enough, then resources start to get used up and this will result in slowing the growth rate. Suppose आपके पास कोई एक फूड है तो उसे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं तो धीरे धीरे उन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन आपके पास जो फूड सोर्स है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी, तो वापस से जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनिशियली ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ कम होती है
और इस फेज़ को हम बोलते हैं लैग फेज़। उसके बाद जैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म उस सोर्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, तो इसे हम बोल रहे हैं एक्सीलरेशन फेज। देन वापस से जैसे ही वो सोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं वैसे ही जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो भी धीरे धीरे, या फिर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और उसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ना इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में होगी। उसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोट फेज। यानी कि अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें मेनली ये जो आप ग्राफ में देख सकते हैं एस शेप का कर्व मिल रहा है जिसे हम सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं। और इस टाइप की ग्रोथ पैटर्न को हम वर्हुलस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की साइज़ जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होती, लेकिन इसकी जगह पे क्या होता है, तो पहले ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होगा और उसके बाद वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। देन वापस से वो स्लोली डिक्रीज होगा और वापस से जो ग्रोथ रेट है वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो हर एक एनवायरनमेंट की ऑर्गेनिज्म की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, यानी कि उस एनवायरनमेंट में लिमिटेड सोर्स की प्रेजेंस में कितने ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। सो द पॉपुलेशन साइज एट विच इट लेवल्स ऑफ which represent the maximum population size a particular environment can support is called carrying capacity और K। जैसे क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे सोर्सेस जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके उसके नंबर भी लिमिटेड हो गए। तो एक एनवायरनमेंट में मैक्सिमम कितने ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं उसे उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जिसे हम के से इंडिकेट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ यीस्ट। सो अगर आप यीस्ट को एक कल्टीवेशन मीडिया यानी कि एक न्यूट्रिएंट से भरा हुआ मीडिया प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यीस्ट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे जो फेज़ है वो ग्रोथ का फेज़ जो है वो थोड़ा स्लो होगा, तो वो जो स्लो ग्रोथ का फेज़ है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज। देन द नंबर ऑफ यीस्ट विल बी increasing rapidly, that are yeast is growing fastly because it becomes used to that substrate which you have given in the cultivation media। आपने जो भी कल्टिवेशनल मीडिया में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं अब यीस्ट जो है वो उन्हें अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर वो न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो भी अच्छी तरह से होगी और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन की साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो उस फेज़ को हम बोल रहे हैं लॉगरिथमिक फेज़। और जैसे ही यीस्ट के नंबर जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और उस फेज़ को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड देन इक्विलिब्रियम। इन this graph is the number of yeast cell against hours, that is in starting this dot indicates the number of yeast, so as the time increasing the growth of yeast is also increasing। लेकिन एक टाइम के बाद यीस्ट की ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है और वो एक
कांस्टेंट स्टेट पे आ जाती है, जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस टाइम, तो इनिशियली आप देख रहे हो जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज है उसमें क्या हो रहा है, तो यीस्ट की जो सेल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की आप बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत स्लो होती है और इस फेज को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज। देन उस पॉपुलेशन या फिर उस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है, यानी कि उसके नंबर जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते हैं इन अ हायर अमाउंट। सो ऐसा फेज जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है तो उसे हम बोल रहे हैं लॉगरिथमिक फेज। और इस फेज के बाद एक ऐसा फेज होगा जहाँ पे वापस से ऑर्गेनिज्म के नंबर्स जो है वो इंक्रीज होना धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी या फिर स्लो हो जाएगी। उसे हम बोल लेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज। एंड आफ्टर नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज द ऑर्गेनिज्म विल बी इन कांस्टेंट, दैट इज उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज भी नहीं हो रही या फिर डिक्रीज भी नहीं हो रही, उससे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम फेज। सो दिस इज द सिग्मॉइड और एस कर्व which represent the logistic growth of that organism. And this logistic growth can be described by this equation, that is dn by dt, that is increase or decrease in the growth rate is equal to r into n into k minus n upon k. As we have discussed earlier, the dn by dt is increase or decrease in the population growth. R is intrinsic rate of natural increase. N is population density at time t. And K is carrying capacity of that environment. And mainly जो R की वैल्यू है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब आर का मतलब क्या है हमने आगे डिस्कस किया, इस तरह से पॉपुलेशन में जो पहले से जितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग कितने नए इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट या फिर पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब ये मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की साइज़ पहले से ही ज़्यादा है तो उसमें जो इंक्रीज़ होगा वो भी ज़्यादा होगा, और अगर पॉपुलेशन की साइज़ कम है तो जो उसमें इंक्रीज़ होना होगा वो भी थोड़ा बहुत कम ही होगा। देन सेकेंड इज़ हाउ क्लोज इट इज़ टू कैरिंग कैपेसिटी। टू अंडरस्टैंड दिस हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हैबिटेट में दो पॉपुलेशन है। अब उसमें फर्स्ट पॉपुलेशन जो है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी की बिल्कुल पास में ही है, और जो सेकंड पॉपुलेशन है उसकी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो बहुत कम है। तो क्या होगा, जो आर की वैल्यू है वो फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए कम होगी और जो सेकंड पॉपुलेशन है उसके लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि फर्स्ट पॉपुलेशन ऑलरेडी जो के की वैल्यू है उसके आसपास ही है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ के माइनस एन अपॉन के represent that how many more individuals can be added to the population before it hits the carrying capacity. If the k minus n upon k value is low, then it directly affect the carrying capacity of that particular environment. और अब हम जानते हैं कि सारे रिसोर्सेस जो हैं वो मेनली
एनिमल पॉपुलेशन की हम बात करें या फिर प्लांट की पॉपुलेशन, वो सारे एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मेनली द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज more realistic compared to exponential growth. So that was the growth model. One is exponential, which occurs only if the all sources are present in unlimited amount. And second was logistic growth, which says that in nature all the sources are present in limited amount, so the growth of each population will be also limited. Now it's your homework for today.